जब हम भारत के संविधान की विशेषताओं की बात कर रहे थे, तब हमने बताया था कि हमारे देश के संविधान का निर्माण दुनिया के अलग अलग देशों के संविधानों को पढ़ने के बाद, समझने के बाद किया गया है। यानी हमारी जो संविधान सभा थी, संविधान सभा के सदस्य इतने योग्य थे और इतने दूर की सोचते थे। उन्होंने सोचा क्यों ना जब हम संविधान को बना रहे हैं तो ऐसा संविधान बनाएं कि आने वाली पीढ़ी को इसमें बहुत कम संशोधन करना पड़े। यानी इतना अच्छा संविधान हो कि इसमें बहुत कम त्रुटियां हों। इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसके लिए दुनिया के अलग अलग देशों के संविधानों को पढ़ा, समझा और उसमें जो कमियां थी उनको अलग किया और जो अच्छाइयां थी उनको हमारे संविधान में शामिल किया। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन प्रावधानों की और उन देशों की जिनको हमारे संविधान में शामिल किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रिटेन। देखिए, इसको सबसे पहले पढ़ने की वजह है क्योंकि ये ऐसा देश है जिसने लगभग 200 सालों तक हमारे देश पर शासन किया, और जब शासन किया तो इसका प्रभाव तो हमारे देश पर पड़ना ही पड़ना था। सबसे ज्यादा इसका किस पर प्रभाव पड़ा? हमारे संविधान पर। तो इसलिए हम सबसे पहले देखेंगे कि ऐसी कौन सी लक्षण या ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जो हमारे संविधान में ब्रिटेन से शामिल की गई हैं। तो पहला पॉइंट आप देख रहे हैं, द्विसदनवाद। आप देखते होंगे कि हमारे यहाँ संसद है, संसद में कितने दो सदन होते हैं, एक उच्च सदन, एक निम्न सदन। उच्च सदन को हम कहते हैं राज्यसभा, निम्न सदन को कहते हैं लोकसभा। राज्यसभा में मतलब होता है यहाँ बूढ़े बुजुर्ग लोग रहते हैं, 55 साल 60 साल, और कुछ तो कब्र में पैर लटकाए होते हैं, वो लोग भी इसके सदस्य होते हैं। यानी इसको कहते हैं बुद्धिजीवियों का समूह या बुद्धिजीवियों की एक सभा। इतने विद्वान, इतने अनुभवी लोग रहते हैं कि इनको मतलब इसलिए इनको इस जगह बिठाया जाता है कि किसी चीज को बारीकियों को बता सकें, अगर कोई कमियां रह गई हैं तो उसके बारे में बता सकें। दूसरा होता है लोकसभा। लोकसभा में युवा से लेकर बुजुर्ग तक कोई भी पहुंच सकते हैं क्योंकि उसके पहुंचने का रास्ता जाता है सीधे जनता से। जनता जिसको चुन लेगी वही पहुंच जाएगा। आप 25 साल के, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 95 के, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई एज लिमिट नहीं लगाई गई है। तो जो दो सदन देखते हैं, ये व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। अब कमेंट में ये बताना है कि ब्रिटेन में इन दोनों सदनों को किस नाम से जाना जाता है, और साथ ही ये भी बताना है कि हमारे देश में 1950 के पहले तक राज्यसभा और लोकसभा को किस नाम से जानते थे। दूसरा पॉइंट है संसदीय व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था हमारे देश की एक महत्वपूर्ण अंग है व्यवस्था का। इसको लिया है हमने ब्रिटेन के संविधान से। दुनिया में सबसे पहले अगर किसी ने संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया वो था ब्रिटेन। और ब्रिटेन में संसद सबसे ज्यादा मजबूत है। कहते हैं अगर संसद कोई कानून बना दे, मजाल है किसी की उसको बदल दे, कोई नहीं बदल सकता। वहां का राजा महाराजा कुछ नहीं है, संसद ने जो बना दिया वही सबसे प्रमुख है। ना वहां की न्यायपालिका कुछ कर सकती है, ना कोई कुछ कर सकता। तो संसदीय शासन व्यवस्था हमने ली है कहाँ से? ब्रिटेन से। तो पहले समझ लीजिए संसदीय शासन व्यवस्था है क्या। पिछले वीडियो में हमने जो बताया था उसी को रिपीट करते हैं। इस व्यवस्था में दो व्यक्ति होते हैं प्रमुख देश के, एक जिसको संविधान कहता है कि ये प्रमुख है, और दूसरा वास्तविक शक्तियों का जो उपयोग करता है। अब देखिए, राष्ट्रपति को हमारे देश में अगर देखेंगे स्थिति, तो संविधान कहता है कि तीनों सेनाएं जो भी हैं उसका प्रमुख कौन होगा? कमांडर इन चीफ, राष्ट्रपति। साथ ही साथ कोई भी फैसला लिया जाएगा देश के लिए, वो किसके नाम पर लिया जाएगा? राष्ट्रपति के नाम पर। सभी संधि समझौते किसके नाम पर होंगे? राष्ट्रपति। अब संविधान पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा अरे भाई इससे ज्यादा तो पावरफुल कोई है ही नहीं। देश का सबसे महत्वपूर्ण पद अगर कोई है तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति चाहे तो पत्ता भी ना हिले, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण अगर शक्ति किसी के पास है वो है प्रधानमंत्री के पास। क्यों? क्योंकि संविधान में ही ये कहा गया है कि राष्ट्रपति जो भी काम करेगा वो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद जो है उसी की सलाह पर करेगा। ये लोग सलाह देंगे तब जाकर वो कुछ कर पाएगा। यही से सबसे पावरफुल कौन है? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। तो ये संसदीय शासन व्यवस्था का लक्षण है। इसके अलावा संसदीय शासन व्यवस्था में क्या होता है, जिस व्यक्ति को सबसे ज्यादा बहुमत मिला वही व्यक्ति जीतता है। जिस पार्टी को सबसे ज्यादा बहुमत मिला वही पार्टी भी जीतती है। देखे होंगे ना, इस समय कौन है प्रधानमंत्री? मोदी जी। अब मोदी जी क्यों चुने गए? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुमत में आई, इसलिए इस पार्टी के एक व्यक्ति को इस पार्टी ने क्या किया? प्रमुख निर्वाचित, प्रमुख व्यक्ति बनाया और उनको राष्ट्रपति ने नियुक्त किया प्रधानमंत्री के रूप में, वो है मोदी जी। इसी शासन व्यवस्था की विशेषता है, इसमें जो मंत्रिपरिषद होती है ना, ये पूरी की पूरी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। क्यों? क्योंकि जो मंत्री होते हैं उनमें अधिकतर तो लोकसभा से ही पहुंचे होते हैं, और लोकसभा में कौन लोग होते हैं? जिनको हम लोग चुनते हैं। इसलिए देखा होगा कि मंत्री, कुछ भी समस्या होती है ना, कोई भी विवाद होता है तो पार्लियामेंट पहुंच जाते हैं, अधिकतर लोकसभा पहुंचते हैं और लोकसभा में बताते हैं हर चीज जो इनसे पूछा जाएगा उसके बारे में डिटेल से बताते हैं। ये इनका काम है, ये संसदीय शासन व्यवस्था की ही विशेषता है। ठीक है, तो कोई पूछे संसदीय शासन व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है, तो ब्रिटेन के संविधान से। दूसरा, मंत्रिमंडलीय प्रणाली।
मंत्रिमंडलीय प्रणाली को इससे जोड़कर इसलिए लिखा है क्योंकि संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत ही हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री की सहायता के लिए, सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है। और मंत्रिपरिषद का ही छोटा रूप क्या है? मंत्रिमंडल। जैसे मान लीजिए ये एक गोला बनाया, ये जो बड़ा गोला है इसको मान लीजिए मंत्रिपरिषद, इसमें होते 70-75 सदस्य। और एक जो छोटा गोला देख रहे हैं इसको कहते हैं मंत्रिमंडल। और इस मंत्रिमंडल को ही क्या कहते हैं? कैबिनेट के नाम से जानते हैं। और इसका भी एक छोटा रूप होता है, उसको कहते हैं किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट जिसमें 2-4 लोग होते हैं। ऐसे समझिए आपका जो परिवार होता है उसमें देखे होंगे 50-60 लोग होते हैं पूरे बड़ा परिवार में, जिसको अब सोचिए 50-60 लोग कि आपके घर का कोई फैसला है तो सब लोग मिलकर लेते हैं? 50-60 लोग नहीं लेते हैं, बल्कि क्या करते हैं, आपके माता पिता, भाई बहन, यानी 5-6 लोग मिलकर क्या करते हैं? महत्वपूर्ण फैसले लेते हैं। तो इन 5-6 लोगों को समझ लीजिए मंत्रिमंडल, और जो 50-60 लोग हैं उनको समझ लीजिए मंत्रिपरिषद। यानी मंत्रिमंडल क्या है? मंत्रिपरिषद का ही छोटा रूप है। और इसी मंत्रिपरिषद में देखे होंगे कुछ घर में क्या होता है, माता पिता बहुत तानाशाह किस्म के होते हैं, लड़के बच्चों से कुछ पूछते ही नहीं। मान लीजिए कुछ भी लाना है ला कर रख देंगे, बस वाहन, बाइक चाहिए, कुछ भी चाहिए, टीवी, फ्रिज, कूलर, कुछ भी ला कर रख देंगे। अब तो आप ये भी नहीं कह सकते हमें ये कलर पसंद नहीं है, ये मॉडल पसंद नहीं है, अब जो आ गया वो आ गया। तो जो इस तरह के लोग होते हैं, यानी 1-2 लोग फैसले लेते हैं, वो होता है किचन कैबिनेट। जैसे मोदी जी के में देखते होंगे, मोदी जी और अमित शाह भाई, ये 2 लोग मिलकर पूरे देश के लिए फैसला ले लेते हैं। ऐसे इंदिरा जी के समय में भी था। इसको बोलते हैं किचन कैबिनेट। इसके अलावा देखिए तो पूछेगा मंत्रिमंडलीय प्रणाली कहाँ से ली गई है, तो कहिएगा ब्रिटेन के संविधान से। मंत्रिमंडलीय प्रणाली का मतलब है कि एक मंत्रिमंडल होगी और मंत्रिमंडल क्या करेगी? प्रधानमंत्री को सलाह परामर्श देगी। उसके अलावा संसदीय विशेष अधिकार। संसद में देखते होंगे कई बार लाते जूता हो जाती हैं, लोग एक दूसरे की शर्ट कुर्ता फाड़ देते हैं या फिर कुर्सी उठा उठा कर पटकते हैं। और कई बार तो देखे होंगे इतने उपद्रवी लोग पहुंच जाते हैं कि वो पीठासीन अधिकारी यानी जो अध्यक्ष होता है ना, उसी के बगल में कागज का प्लेन बना बना कर उड़ाते हैं, फाइलें फेंक देते हैं उन्हीं के ऊपर। ये सब जो शक्ति है कहाँ दी गई है? हालांकि ये शक्ति नहीं दी गई है, शक्ति दी गई है विशेष अधिकार। मतलब जैसे हम लोग हैं, हम ही लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं हमारे सांसद विधायक, तो इनको विशेष अधिकार दिए जाते हैं। क्यों? ताकि ये सर में आए ना वहाँ पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट एक ऐसा मंच है जहाँ पूरे देश से चुने हुए लोग आते हैं। अब वो अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में बात रखते हैं, हर मुद्दे पर अच्छे से बात हो पाए, इसके लिए उन्हें कुछ शक्तियां दी गई और कहा गया है कि बाबू तुम्हें जो बोलना, जैसे बोलना, तुम यहाँ बोल सकते हो, तुम्हारी बात यहाँ सुनी जाएगी और तुम जो भी बोलोगे उसके लिए तुम्हें कोई सजा भी नहीं दी जाएगी। ये शक्तियां दी गई हैं, कहा किसको? पार्लियामेंट को। तो ये प्रावधान यानी संसदीय विशेष अधिकार का मतलब है संसद को जो विशेष अधिकार दिए गए हैं। संसद का मतलब लोकसभा, राज्यसभा, और साथ ही उसमें जो लोग रहते हैं मेंबर, उनको कहते हैं सांसद। क्या कहते हैं? सांसद। एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इनको भी विशेष अधिकार दिए गए हैं। तो इनके बारे में विस्तार से आगे समझेंगे। लेकिन ये प्रावधान लिया गया है कहाँ से? ब्रिटेन से। ज्यादा हैरान होने की बात नहीं है, ना ऐसा है कि इसमें कुछ समझ में नहीं आएगा। संसद हमने बताया था कि सबसे मजबूत संसद है, सबसे मतलब ऐसी संसद जो किसी भी मसले पर फैसला ले सकती है, कोई भी फैसला, वो कहाँ की है? ब्रिटेन की। तो वहाँ इतना तो समझ ही गए हैं, जहाँ की संसद मजबूत है वहीं की संसद को कुछ विशेष अधिकार भी मिलेंगे। तो विशेष अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? ब्रिटेन से। इसके अलावा देखिए कानून निर्माण की प्रक्रिया। देखिए पार्लियामेंट में क्या होता है इसको समझिए पहले। तो देखिए पार्लियामेंट में क्या होता है? पार्लियामेंट में बनाए जाते हैं कानून। कानून का मतलब होता है एक ऐसा सर्वोच्च नियम जो पूरे देश में लागू होता है। इसमें मनमानी नहीं चलती, जो बन गया तो बन गया, इतने आसानी से भी नहीं बनता है। तो देखिए कानून बनाने की एक प्रक्रिया होती है। अब ऐसा तो नहीं है कि कोई भी एक व्यक्ति जिसका मन किया, जिसका जिस विषय पर कानून बनाने का मन है, वो पार्लियामेंट में गया, उसने कहा कि भाई साहब ये कानून है, हम इसको लागू करना चाहते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि पार्लियामेंट के ठीक है भाई लागू करो, अच्छी बात है, क्योंकि आपको तो शक्ति दी गई है। ऐसा नहीं है, हर जगह हर चीज की एक प्रक्रिया होती है। तो कानून निर्माण की प्रक्रिया का मतलब है कि पार्लियामेंट में कानून जिस तरीके से बनाया जाता है, वो प्रक्रिया हमने कहाँ से ली है? ब्रिटेन के संविधान से। कि अब कैसे बनाया जाता है तो पता ही है। मान लीजिए किसी मसले पर आपको कानून बनाना है 3 तलाक को लेकर, तो कैसे बनेगा? कोई एक व्यक्ति पार्लियामेंट का वो क्या लाएगा? एक प्रस्ताव लाएगा, उस पर पूरे सदन में चर्चा होगी। चर्चा होने के बाद क्या होगा? उसको पारित किया जाएगा, फिर वो दूसरे सदन में जाएगा, दूसरे सदन में चर्चा होगी, वहां से पारित किया जाएगा। इसके बाद देश के प्रमुख यानी राष्ट्रपति महोदय, उनके पास पहुंचेगा,
जब वो साइन कर देंगे तब बनेगा ये क्या, कानून। तो जो प्रक्रिया है ना, ये ली गई है कहाँ से, ब्रिटेन के संविधान से। तो देखिए कानून कहाँ बनते हैं, संसद में। इतना तो स्पष्ट रहेगा कि संसदीय शासन कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से। और संसद विशेषाधिकार ये भी ब्रिटेन से। अब कानून निर्माण की प्रक्रिया ये भी ब्रिटेन से। क्यों, क्योंकि कानून कहाँ बनते हैं, संसद में। अब देखिए कानून अगर संसद बना रही है तो सोच कर देखिए, अगर कोई कह दे कि हम कानून को नहीं मानेंगे, तो अगर ऐसे हर कोई कहने लगे तो फिर संसद का महत्व क्या रह गया। इसलिए कानून बेहद शक्तिशाली होते हैं और सबको मानने पड़ते हैं। जो नहीं मानता है उसको सजा मिलती है। देखे होंगे जो व्यक्ति कहते हैं हम कानून को नहीं मानते, उन्हें ले जाकर अच्छे बढ़िया काल कोठरी में डाला जाता है और सजा भी दी जाती है, जुर्माना भी लगाया जाता है। और जब ये होता है तो ये कहलाता है कानून का शासन। ये जो पॉइंट देख रहे हैं, कानून का शासन। कानून का शासन का मतलब है कि तुम चाहे जिस परिवार से हो, तुम्हारा चाहे जितनी बड़ी हैसियत हो, चाहे तुम्हारी जाति जो हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समाज में तुम्हारा रुतबा चाहे जो हो, अगर कानून बनेगा तो वो सभी लोगों पर समान रूप से लागू होगा। ये कहलाता है कानून का शासन। यानी कानून लागू करते समय भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये नहीं देखा जाएगा कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का लड़का है या फिर खुद राष्ट्रपति हैं, या फिर कोई व्यक्ति गरीब है इसलिए उसको ज्यादा सजा दी जाए, कोई ब्राह्मण है इसलिए उसको कम सजा दी जाए। ऐसा कुछ नहीं है। कानून बनेगा तो पूरे देश में समान रूप से लागू होगा। ये कहलाता है कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ। और ये कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से। देखिए कानून कहाँ बनते हैं, संसद में। और संसद जब इतनी मेहनत से बनाती है तो उसके कानून सब लोग मानेंगे या नहीं मानेंगे। तो ये कहलाएगा कानून का शासन। उसके बाद परमाधिकार, ये यह रिट। ब्रिटेन में राजा महाराजा होते थे और राजा महाराजा को मान लो बहुत ज्यादा शक्ति तो नहीं दी गई, कुछ ना कुछ तो सम्मान में देना पड़ेगा। तो ब्रिटेन में कह दिया जाता था कि राजा महाराजा के पास ये शक्ति है, जो वहाँ के राजा हैं, क्या कोई व्यक्ति आया उसको सजा दी गई है कोई अच्छी खासी, तो थोड़ा बहुत वो छूट दे सकता है, माफ कर सकता है सम्मान में, कि भाई इतना बड़ा पद है तो उसको कुछ तो शक्ति दे। यही अनुसरण किया हमारे यहाँ। लेकिन ये शक्ति हमारे यहाँ किसके, न्यायपालिका के पास। रिट जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 32 में न्यायपालिका के पास दी गई है। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि ये फंडामेंटल राइट, जो मौलिक अधिकार है ना, उसी का भाग है। जब आर्टिकल 32 पढ़ेंगे तब इसके बारे में जानेंगे। कुल 5 तरह की रिट होती हैं जो सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। उसके बाद एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का मतलब है जैसे अमेरिका में जाएंगे तो अमेरिका में क्या होता है, संयुक्त राज्य अमेरिका की भी नागरिकता मिलती है और जिस प्रांत में वहां रहते हैं उसकी भी नागरिकता मिलती है। भारत में तो ऐसा नहीं होता। भारत में देखेंगे चाहे आप तमिलनाडु में रहें, छत्तीसगढ़ में रहें, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आप नागरिक कहाँ के रहेंगे, भारत देश के। अब किसी को सुना है क्या जो कह रहा हो कि नहीं हम तमिलनाडु के नागरिक हैं या हम अरुणाचल प्रदेश के नागरिक हैं, नहीं होता है। आप निवासी कहीं के हो सकते हैं। निवासी का मतलब होता है कि आप जहाँ एक निश्चित समय से ज्यादा रहते हैं। मान लीजिए हम हैं, अगर हम तमिलनाडु में रहने लगे तो साल भर में हम भी तमिलनाडु के निवासी कहलाएंगे, लेकिन नागरिक तो नहीं कहलाएंगे ना। नागरिक तो हम भारत के ही हैं। तो यही है एकल नागरिकता का मतलब है कि पूरे देश में आप चाहे जहां रहें आपको एक ही नागरिकता मिलेगी, वो भारत देश की नागरिकता। तो ये प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं, ब्रिटेन के संविधान से। ये जो सब देखे हैं ये ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। एक बार जल्दी से रिवाइज कीजिए। सबसे पहले द्विसदनवाद कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से। उसके बाद संसदीय शासन ब्रिटेन से, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था ब्रिटेन से, संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन से, कानून निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन से और कानून का शासन ब्रिटेन से, रिट जारी करने की शक्ति ब्रिटेन से, एकल नागरिकता ब्रिटेन से। इस सबको जल्दी से छापो। इसके बाद तुरंत शुरू करते हैं। अमेरिका से क्या लिया गया है, अमेरिका से भी बहुत कुछ लिया गया है। हमने छोड़ा किसी को नहीं है, सबको पढ़ा, सबको जो हमको समझ में आया अच्छा वो हम लिए हैं। तो चलिए इसको छापिए जल्दी। जो ये प्रावधान आप देख रहे हैं ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। देखिए अमेरिका से कितने सारे प्रावधान हमने शामिल किए हैं भारत के संविधान में। तो चलिए एक एक पॉइंट के बारे में जानते हैं। सबसे पहले देखिएगा प्रस्तावना यानी प्रेमबिल। हमारा संविधान अगर पढ़ेंगे तो सबसे पहले मिलता है हमको प्रस्तावना। प्रस्तावना हालांकि पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव से ही ली गई है, लेकिन जो प्रस्तावना है ये कहाँ से ली है, बेसिकली हमने मतलब कहाँ से सीखा कि हमको प्रस्तावना शामिल करनी चाहिए। ये सीखा संयुक्त राज्य अमेरिका से। देखिए प्रस्तावना का मतलब होता है इंट्रोडक्शन। जैसे मान लीजिए आपके पास समय नहीं है पूरा संविधान पढ़ने का, तो खाली अगर आपको प्रस्तावना पढ़ने को मिल जाए ना अपने संविधान की, तब भी ये मान लीजिए कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमारे संविधान में दिया क्या क्या है। यानी हमारे संविधान में मूल उद्देश्य क्या है, हम क्या हासिल करना चाहते हैं, हमारे संविधान में क्या क्या प्रावधान है, ये सब कुछ आप जान सकते हैं खाली प्रस्तावना को पढ़कर। जैसे प्रस्तावना देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तथा उन सभी में व्यक्ति की गरिमा
व समता उपलब्ध कराने के लिए, मतलब इस तरह से देखेंगे तो हर कुछ मिलेगा इसमें। न्याय की बात की गई है, किस तरह का न्याय, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता की बात की गई, किस तरह की स्वतंत्रता, यानी कि ये मान लीजिए जैसे आपसे कहा जाता है कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, तो आप बता दें कि आपका जन्म कब हुआ, आपने शिक्षा कहाँ से हासिल की, आपने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, आपके जीवन के संघर्ष क्या थे। तो जो प्रस्तावना है ना, अगर आप केवल प्रस्तावना देखेंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि हमारे संविधान में क्या क्या है। बेसिकली निचोड़ है एक तरह से, ठीक है, जिसको कंक्लूजन कहते हैं, उसी टाइप का है ये। तो जो प्रस्तावना है ये शामिल कहाँ से की है, ये की गई है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। दूसरा, संघीय संरचना। देखिए, संघीय संरचना का मतलब होता है केंद्र और राज्यों के बीच जो संबंध है उसी के आधार पर हम तय करते हैं कि केंद्र और राज्य, मतलब कोई देश संघीय है या नहीं है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया का पहला संघीय देश है। तो जो भी लक्षण हम संघीय शासन व्यवस्था की बात करेंगे वो सभी लक्षण कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका के संविधान से। यानी अमेरिका की जो व्यवस्था है उसमें जो जो विशेषताएं हैं उसी को माना जाता है संघीय शासन व्यवस्था के लक्षण। देखिए, संघीय शासन व्यवस्था में क्या होता है, व्यवस्थाएं दो तरह की होती हैं, एक होती है संघीय, एक होती है एकात्मक। संघीय की जब हम बात करेंगे तो इसमें केंद्र के बीच और राज्य के बीच किस तरह के संबंध होते हैं, पति पत्नी की तरह। यानी संविधान के द्वारा केंद्र को भी शक्तियां दी जाती हैं, राज्यों को भी, और दोनों अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। जैसे देखते होंगे राज्यों के विषय में अलग से हमारे संविधान में लिखा हुआ है पूरा, राज्यों की शक्तियां, राज्यों के अधिकार, राज्यों के कार्य, सब कुछ केंद्र के बारे में अलग लिखा हुआ है। ये क्या है, संघीय शासन व्यवस्था की विशेषता है। लेकिन कहीं कहीं देखे होंगे आप कि केंद्र ही सब कुछ होता है, केंद्र और राज्यों के बीच वही संबंध होता है जो बाप बेटे के बीच। जैसे बाप ने फैसला ले लिया किसी विषय पर, तब बेटे की मजाल है कि कुछ कर सके, नहीं कर पाता। तो यही चीज होती है एकात्मक व्यवस्था में। जैसे देखे होंगे कुछ देश में जो केंद्र फैसला ले लिया वही सब कुछ है, राज्य कुछ है ही नहीं उनकी नजर में। तो संघीय शासन व्यवस्था कोई पूछे क्या है, तो कहिएगा ऐसी व्यवस्था जिसमें संविधान के द्वारा केंद्र और राज्य दोनों को शक्तियां दी जाती हैं ताकि दोनों अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से काम कर सकें। ये व्यवस्था हमने कहाँ से ली है, अमेरिका के संविधान से। हमारे यहाँ देखें, राज्य अपना काम करते हैं, केंद्र अपना काम करते हैं। वो अलग बात है कि कुछ मसलों पर केंद्र की बात मानना मजबूरी हो जाता है। तीसरा पॉइंट है मूल अधिकार। हमारे संविधान की सबसे बड़ी खूबसूरती है उसके मूल अधिकार। अब मूल अधिकार हमारे संविधान में कहाँ से लिए हैं, अमेरिका से। लेकिन जितने अच्छे ढंग से हमारे संविधान में लिखा उतना तो अमेरिका भी नहीं लिख पाया। हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों को इतने ढंग से, अच्छे ढंग से लिखा है, सजा सजा करके एक एक बारीकियों को इतने विस्तारित रूप में। भाग 3 देखेंगे आप तो उसमें 12 से लेकर 35 तक, आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक खाली मूल अधिकारों की बात की गई है। इतने विस्तारित रूप में कहीं भी नहीं लिखे गए हैं। ये लिखे क्यों है, इसलिए क्योंकि हमारे जो संविधान निर्माता थे उनमें से अधिकांश लोगों ने संघर्ष किया था उस समय जब हम स्वतंत्र नहीं हुए थे। तो स्वतंत्रता के लिए तब उनको समझ में आया कि ये बहुत जरूरी चीज है, नहीं तो सरकार तो प्राण खा लेगी लोगों का। जो सरकार सत्ता में आएगी वो पता नहीं क्या करेगी लोगों के साथ। तो ये मूल अधिकार है, ये लिए गए हैं अमेरिका के संविधान से। और ये सब क्वेश्चन जो पॉइंट देख रहे हैं ना, ये हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं और यही सब पूछे भी जाएंगे। देखिए, न्यायपालिका से संबंधित प्रावधान। अमेरिका में हमने बताया था कि न्यायिक संप्रभुता है, यानी न्यायपालिका सबसे ऊपर है वहां। न्यायपालिका चाहे तो संसद द्वारा बनाया हुआ कोई भी कानून रद्द कर सकती है, इतनी शक्तिशाली है। तो न्यायपालिका से संबंधित कुछ प्रावधान हमने शामिल किए हैं अपने संविधान में। जैसे न्यायाधीशों की स्वतंत्रता, ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता। सोच कर देखिए, अगर न्यायपालिका स्वतंत्र न होती तो सरकार क्या करती, सरकार रोज चाबुक चलाती। पता पड़ा आज मुख्य न्यायाधीश को हटा दिए या फिर दूसरे न्यायाधीश का सैलरी कम कर दिए, उसका भत्ता देना कम कर दिया, वो बेचारा, ये बताओ, न्याय करता या अपनी जेब की ओर देखता, उसको भी तो घर परिवार चलाना है, उनको भी तो सब कुछ करना है। इसीलिए हमारे संविधान में इनको, यानी न्यायाधीशों को और न्यायपालिका को इतनी अधिक स्वतंत्रता दी गई है कि सरकार इनका कुछ बिगाड़ ना सके और साथ ही साथ ये स्वतंत्र रूप से काम कर सके। आए दिन देखते होंगे इस सरकार पर अपन चाबुक चलाते हैं, कहीं इस मंत्री को बुलाते हैं, कहीं इस मंत्री को फटकार लगाते हैं, कहीं इस सरकार को लगाते हैं। ये क्षमता कहाँ से आई, ये क्षमता आई है अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान से हमने न्यायपालिका की स्वतंत्रता के प्रावधान लिए हैं। अब ये स्वतंत्रता क्या क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे जब न्यायपालिका के बारे में बात करेंगे। जैसे इनके पद की स्वतंत्रता, कि इनको हटाने की प्रक्रिया बहुत जटिल है, आज तक एक भी न्यायाधीशों को नहीं हटाया जा सका है। दूसरा, इनके सैलरी भत्ते, इनमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं आप आसानी से, या फिर इनके कामों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। यहाँ तक कि इनके बारे में आप पार्लियामेंट के अंदर भी नहीं बोल सकते, खाली जब इनको हटाए जाने की बात चलती है तभी बस बात होती है इनके बारे में, बाकी कहीं नहीं होती। इतने शक्तिशाली हैं। न्याय पुनर्लोकन। न्यायपालिका, देखिए न्यायपालिका में भी इंसान होते हैं,
उनसे भी गलतियां हो सकती है। मान लीजिए उन्होंने आज निर्णय दिया, 1980 में कोई निर्णय दिया, आज 2023 है, हो सकता है कि उस समय के हिसाब से वो निर्णय अच्छा रहा हो, लेकिन इतने सालों बाद वही निर्णय सही ना हो। तो न्यायपालिका को भी तो सुधार करने की गुंजाइश होनी चाहिए। तो वो शक्ति कहलाती है न्याय पुनर्लोकन। न्याय पुनर्लोकन का मतलब होता है कि न्यायपालिका की ऐसी शक्ति कि अपने खुद के दिए गए फैसले पर पुनर्विचार करती है और फैसला चाहे तो चेंज भी कर सकती है। ये शक्ति कहाँ से ली है? अमेरिका के संविधान से। अब साथ ही साथ न्यायपालिका की स्वतंत्रता के अंतर्गत हमने बताया इनको हटाने की प्रक्रिया बहुत जटिल है। तो इनको जो हटाने की प्रक्रिया है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को, ये बहुत जटिल है। ये कहाँ से ली गई है? अमेरिका के संविधान से। अब राष्ट्रपति जो होता है अमेरिका में, वो तीनों सेनाओं का कमांडर होता है। इतना शक्तिशाली होता है कि उसके चाहने मात्र से सब कुछ हो जाए। तीनों सेना मार तांडव मचा देती। देखे होंगे अमेरिका में, अमेरिका का राष्ट्रपति दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माना जाता रहा है। हालांकि अब और भी देश हैं, भारत, चीन वगैरह सभी शक्तिशाली हैं, लेकिन अमेरिका में राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का कमांडर है। इसी को देखते हुए हमारे संविधान में भी लिखा गया है कि राष्ट्रपति तीनों ही सेनाओं का प्रमुख होगा। हालांकि वास्तव में तो राष्ट्रपति के पास ऐसी शक्ति नहीं है, लेकिन जब संविधान पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का कमांडर इन चीफ होगा। लेकिन आगे जोड़ दिया है इस प्रावधान में, अगले आर्टिकल में, आर्टिकल 74 में, उसमें कहा है कि राष्ट्रपति सभी काम प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से करेगा। अब बेचारा राष्ट्रपति इतना पावरफुल होते हुए भी मंत्रिपरिषद की बात मानेगा। इसीलिए ये प्रावधान कहाँ से लिया है? अमेरिका के संविधान से। लेकिन हमारे यहाँ स्थिति अमेरिका के राष्ट्रपति की तरह नहीं है। हमारे राष्ट्रपति अमेरिका के राष्ट्रपति की तरह पावरफुल नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति की अगर तुलना करना है तो हम कर सकते हैं अपने प्रधानमंत्री से। देखिए, राष्ट्रपति महाभियोग, राष्ट्रपति जो कि देश का सबसे पहला नागरिक है और इतने महत्वपूर्ण पद पर है और देश का संवैधानिक प्रमुख है। अब उसको ऐसा तो नहीं है कि कोई भी जिसका मन करे वो हटा दे, वरना बदनामी होगी देश की। तो राष्ट्रपति को हटाने की एक विशेष प्रक्रिया है, अब बहुत जटिल है। जिस तरह न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया जटिल है, उसी तरह राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया भी बहुत जटिल है। उसको कहते हैं महाभियोग, यानी इम्पीचमेंट। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया जो है ना, उसका नाम है महाभियोग। तो अब कमेंट में बताइएगा कि संविधान के किस आर्टिकल में महाभियोग शब्द का वर्णन है, और महाभियोग की जो प्रक्रिया है यानी राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, उसका वर्णन कहाँ किया गया है, किस आर्टिकल में। उपराष्ट्रपति के पद, हमारे देखे होंगे उपराष्ट्रपति काफी शक्तिशाली है इस समय। जब से पूर्व उपराष्ट्रपति थे श्री वेंकैया नायडू जी, उसके बाद से तो हमारे उपराष्ट्रपति का पद काफी चर्चा में रहा है, काफी शक्तिशाली है, काफी एक्टिव है। लेकिन उसके पहले तक देखेंगे तो लगभग सुस्त रहे हैं, बहुत ज्यादा काम नहीं रहता था। बढ़िया पद माना जाता है, इस पर पहुंच जाओ, बढ़िया टीवी देखो, बढ़िया आराम से रहो, खाओ पियो, फ्री फूड की सुविधा। अमेरिका में ये पद और लग्जरी है। अमेरिका में उपराष्ट्रपति का सामान्य रूप में कोई काम नहीं है। वो पद सिर्फ इसलिए है कि अगर राष्ट्रपति को कुछ हो जाए तो बिना किसी संशोधन के, बिना कोई नियम कानून बनाए, वो उपराष्ट्रपति सीधे बन जाएगा राष्ट्रपति। यानी एक तरफ कुछ भी नहीं है और एक तरफ सब कुछ। यानी इसको कहा जाता है अमेरिका में राष्ट्रपति के पद को, उपराष्ट्रपति के पद को गोल्डन जीरो, सोने का अंडा। वैसे कुछ भी नहीं है इसका महत्व, जैसे ही राष्ट्रपति टपके वैसे ही सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हो गया देश का। अब सोचिए, ऐसा व्यक्ति हर समय क्या सोचता होगा कि राष्ट्रपति जल्दी से जल्दी टपक जाए ताकि हमको ये सब चीजें मिल जाएं। इसलिए अमेरिका में हुआ भी है, कई राष्ट्रपति इसीलिए मारे गए हैं। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से। उसके बाद शक्तियों का बंटवारा। अब सोचिए, अगर कहा जाए कि सरकार सब कुछ कर सकती, सरकार ही न्याय करेगी। पहले राजा होते थे, वही न्याय करते थे, वही कानून बनाते थे, वही नीतियों को लागू करते थे। बेचारा एक आदमी सब कुछ करता था, तो क्या होता था, मनमानी होती थी, राजा की जो इच्छा वही होता था। लेकिन ये गलत है। हमेशा क्या होना चाहिए, एक व्यक्ति के हाथ में सारी शक्तियां नहीं देनी चाहिए। घर में भी देखते होंगे, बाहर का देख रेख काम कौन करता है? पिताजी, घर का माताजी। एक दूसरे के कामों में इंटरफियर नहीं करते हैं, ठीक है। तो यही सिद्धांत अपनाया कहाँ? देश में। और कहा कि देश में एक ही हाथों में सारी शक्तियां नहीं रहेंगी, बल्कि अलग अलग काम अलग अलग लोग करेंगे। न्यायपालिका को कहा कि आप लोग न्याय कीजिए, विधायिका को कहा कि आप कानून बनाइए, कार्यपालिका से कहा कि आप क्या कीजिए, कानून को लागू कीजिए। यानी कोई कानून बनाएगा, कोई कानून लागू करेगा, और उस कानून के अनुसार जो दोषी होंगे उसको सजा कौन देगा? न्यायपालिका। तो यही होता है शक्तियों का बंटवारा, पावर, डिवीजन ऑफ पावर। इसका वर्णन आर्टिकल 50 में भी किया गया हमारे। ये प्रावधान हमने लिया है अमेरिका से। अमेरिका में बहुत शक्तिशाली प्रावधान है ये। अमेरिका में न्यायपालिका अपना काम करती है, कार्यपालिका अपना, विधायिका अपना। जबकि हमारे यहाँ तो देखेंगे कुछ मामले में
विधायिका से ही सदस्य कहाँ होते हैं, कार्यपालिका में। तो विधायिका कार्यपालिका मिली हुई है, ऐसे देखेंगे विधायिका ये है और कार्यपालिका ये है, इस तरह से। जबकि न्यायपालिका पूरी तरह से अलग है। अभी जो कोलेजियम वाला इशू था, न्यायाधीशों ने यही कहा है कि हम इस प्रावधान को बरकरार रखेंगे और किसी भी रूप में कार्यपालिका और न्यायपालिका को आपस में मिलने नहीं देंगे। नहीं तो पता पड़ा न्यायपालिका में भी वही राजनीति होने लगी। कहते हैं राजनेताओं के चक्कर में अगर संगत में आ जाए कोई, तो कुछ सीखे ना सीखे, छल कपट जरूर सीख जाता है। उसके बाद वित्तीय आपातकाल। कोविड के दौरान देखे थे आप लोग कि देश में पैसा रुपए बचा नहीं था। सरकारों ने क्या किया, सरकारों ने लोगों से कहा कि अपनी अपनी सैलरी हो सके तो आप लोग स्वैच्छिक रूप से दीजिए। लेकिन वित्तीय आपातकाल का मतलब होता है देश की स्थिति, वित्तीय स्थिति बहुत भयानक तरीके से बिगड़ गई, सरकार के पास पैसा रुपए नहीं बचा है, बहुत बुरी स्थिति होगी। तब सरकार कहती है कि बाबू सब लोग अपनी अपनी सैलरी देंगे, वेतन भत्ता सब कुछ देंगे हमको, अब हम किसी को नहीं देंगे अभी कुछ समय के लिए। क्यों? क्योंकि देश मुसीबत में है। ये प्रावधान हमने शामिल किया है अपने संविधान में। भला हो कि आज तक इसका उपयोग हमको करना नहीं पड़ा। ये कहलाता है वित्तीय आपातकाल। कोविड में भी इसका उपयोग नहीं किया गया, कभी भी नहीं हुआ आज तक। बल्कि कोविड में लोगों ने अपने आप अपनी सैलरी को सरकार को दिया था ताकि सरकार को मदद मिल सके। न्यायाधीशों ने भी देखा होगा, आपने चेक दिए थे, लोगों ने भी चेक दिए, जितना जो हो सकता था लोगों ने किया। तो ये सारे प्रावधान कहाँ से लिए हैं? अमेरिका के संविधान से। एक बार और नजर डालिए। प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से, संघीय संरचना अमेरिका के संविधान से, मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से, न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका के संविधान से, न्यायिक पुनर्लोकन अमेरिका के संविधान से, न्यायाधीशों को पद से हटाना अमेरिका के संविधान से, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का कमांडर होगा, ये भी अमेरिका, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका, उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से, शक्तियों का बंटवारा अमेरिका के संविधान से, वित्तीय आपातकाल अमेरिका के संविधान से। अब इसको फर्राटे से इसी तरह से बिल्कुल नोट मारें। इसके बाद हम आगे कुछ और देशों के बारे में जानेंगे। तो चलिए अब घूमते फिरते हुए ये भी देख लेते हैं कि कनाडा के संविधान से क्या लिया गया। कनाडा के संविधान से देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान लिए गए हैं। दरअसल संघीय शासन व्यवस्था कनाडा में भी है और अमेरिका में भी है। संघीय शासन व्यवस्था दो तरह की होती है। एक में क्या होता है, एक में कुछ छोटे छोटे क्षेत्र होते हैं ना, ये राज्य, ये आपस में मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी स्थिति कमजोर रहती है। अब मान लीजिए जैसे आप लोग हैं, देखेंगे रुपये पैसा जिसके नहीं रहता है वो सब आपस में मिल जाते हैं और एक साथ रहते हैं ताकि उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचा पाए। तो अमेरिका में एक समय ब्रिटेन का शासन था। जब ब्रिटेन के शासन से स्वतंत्र हुए तो 13 राज्य थे यहाँ। 13 राज्यों ने सोचा कि अगर हम अलग अलग रहे तो फिर से हमको ब्रिटेन की तरह कोई आकर कूटेगा और हम पर शासन करेगा। तो ये 13 राज्य एक साथ हो गए, इसलिए कहा जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी राज्य संयुक्त हो गए और उन्होंने क्या नाम दिया? अमेरिका। इस तरह बना अमेरिका। ये हो गई अमेरिका की दास्तान। ये भी संघीय शासन व्यवस्था है। और दूसरी होती है, मान लीजिए कोई बहुत बड़ा क्षेत्र है, अब इस पर शासन करना इतना आसान तो है नहीं। मान लीजिए आपकी जमीन है, अलग अलग जगह 100-100 किलोमीटर की दूरी पर है, तो क्या आप हर जगह पर देख रेख कर पाएंगे? नहीं। तो क्या करते हैं कि मान लीजिए इसको कई टुकड़ों में बांट देते हैं। अब बांट कर मेन शासन व्यवस्था तो चलाएंगे केंद्र से, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग नियुक्त कर देंगे और कहेंगे यहाँ का तुम लोग देख रेख करो अच्छे से, हमको हर चीज का जवाब दो। मजबूत कौन है? केंद्र। तो ये है कनाडा की व्यवस्था। हमने भी संघीय शासन व्यवस्था अपनाई, लेकिन हमने अपनाया सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। क्यों? देखिए जिस समय लोग स्वतंत्र हुए तो आपको पता है बहुत से लोग उथल पुथल मचाए हुए थे। भारत में एक नहीं लगभग 500 से ज्यादा देश थे, यानी कहते हैं 550 रियासतें थी। रियासत का मतलब छोटे छोटे राजा महाराजा। अरे अपने आप को इतना राजा महाराजा नवाब ये सब लोग थे, इतना बड़ा समझते थे, कहते थे हमें किसी के साथ नहीं मिलना। कुछ तो कहते थे हम अपना अलग रहेंगे, हम अपना अलग देश बनेंगे। अगर तो सरदार पटेल थे उस समय गृह मंत्री, उन्होंने सबको लत्याया। उन्होंने कहा तुम अलग देश तो छोड़ो, तुम्हारा नाम निशान मिटा देंगे। अगर तुमको रहना है तो भारत के साथ रहना है, वरना तुमको कहीं नहीं रहना। तो पटेल साहब ने एक झटके में पूरे भारत को एक कर लिया। ठीक है, इसलिए बनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस पटेल जी के सम्मान में। तो ये जानते थे कि आज अगर ये लोग बातचीत कर रहे हैं हमको अलग होना अलग होना, अब मान लो जी भारत बन गया, भारत का संविधान लागू हो गया, सब कुछ हो गया, कल फिर ये लोग कहने लगे। तो यही दिमाग में था, इसलिए कहा कि नहीं, केंद्र मजबूत रहेगा भारत में, सब कुछ है, राज्यों के पास शक्तियां हैं, अपना खूब बढ़िया तरीके से शासन करें, लेकिन इतनी शक्ति भी नहीं देना है कि अलग थलग हो सके। इसलिए हमारे यहाँ केंद्र क्या है, बहुत मजबूत हो, चाबुक लिए रहता है एक समय। और जो राज्य अगर बोला उथल पुथल मचाया कि हमको अलग होना, तो उसको तोड़ता है अच्छे से बढ़िया तरीके से। इसलिए देखिएगा केंद्र हमारे यहाँ क्या है, मजबूत है। तो हमने जो व्यवस्था अपनाई वो है मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, बेहद महत्वपूर्ण व्यवस्था। कहाँ से अपनाई? कनाडा के संविधान से।
दूसरा, सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी न्याय निर्णय। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो लोग बैठे हैं योग्य तो हैं ही, और न्याय के संबंध में तो इनसे ज्यादा जानकारी किसी के पास है भी नहीं। इसलिए कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं या सुप्रीम कोर्ट है, वो राष्ट्रपति को अगर कोई सलाह चाहिए, परामर्श चाहिए, तो परामर्श भी देगा, ये कहा गया है। और ये शक्ति किस आर्टिकल में है, ये कमेंट में बताइएगा। ये राष्ट्रपति को देते हैं, ठीक है, और कई बार दिए भी हैं पहले। ये प्रावधान लिया है कहाँ से, कनाडा के संविधान से। तो पूछेगा सुप्रीम कोर्ट परामर्शी न्यायालय के रूप में काम करता है, ये प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो बताइएगा कनाडा के संविधान से। राज्यपाल की नियुक्ति, देखे होंगे हर राज्य में एक गवर्नर होता है। गवर्नर क्या होता है, राज्य का संवैधानिक प्रमुख, यानी केंद्र में जो स्थिति राष्ट्रपति की है, राज्यों में वही स्थिति राज्यपाल की है। लेकिन जैसा कि बताया कि कहीं राज्य मनमानी न करने लगे, इसके लिए एक व्यक्ति को बैठाया जाता है कि आप लोग देख रेख करना इन राज्यों की, अपनी मनमानी न करें, और कुछ भी करें उटपटांग तो किसको सूचित करना, ऊपर केंद्र को। तो ये जो राज्यपाल देख रहे हैं, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, और इनको बैठाया जाता है हर राज्यों में, और इनको कहा जाता है राज्य के केंद्र के एजेंट हैं, एजेंट के रूप में काम करते हैं। हालांकि है नहीं, एक संवैधानिक पद है, लेकिन ऐसा कहा जाता है क्योंकि ये केंद्र जो कहता है वही बात मानते हैं, क्योंकि नियुक्ति भी तो वही कर रहे हैं इनकी। तो राज्यपालों की नियुक्ति, ये प्रावधान हमने लिया है कहाँ से, कनाडा के संविधान से। यानी कनाडा में भी राज्यपालों की नियुक्ति कहाँ से होती है, केंद्र से। दूसरा, राष्ट्रपति के विचार। अब देखिए, राज्यपाल नियुक्त तो किया है, और राज्यपाल की जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है कि राज्य उथल पुथल न मचाए, कुछ भी ऐसा काम ना करे जो उन्हें नहीं करना चाहिए। इस चीज के लिए बैठा रहा राज्यपालों को। तो राज्यपाल को एक शक्ति भी दी है, कहा कि बाबू अगर देखो कोई भी राज्य अगर कुछ भी उटपटांग का बिल लाता है, बिल मतलब कोई प्रस्ताव कुछ भी या संकल्प, और आपको लगता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा का कैसा है, तो उसको एक काम करना, अपने पास रख लेना। और ये भी कहा है न केवल अपने पास रख लेना, और राज्य अगर ज्यादा कुछ कहे उटपटांग तो उसको राष्ट्रपति यानी हमारे पास भेज देना, हम फिर उसको बढ़िया तरीके से उस पर काम करेंगे। तो राष्ट्रपति के लिए बिल को सुरक्षित रखने की शक्ति कहाँ से ली गई है, कनाडा के संविधान से। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। देखिए, कुछ शक्तियां केंद्र को दी गई हैं, जो केंद्र को है उसको केंद्र सूची बोलते हैं। कुछ विषयों पर कानून बनाने की शक्ति राज्यों को है, उसको बोलते हैं राज्य सूची। इसके अलावा कुछ विषय ऐसे हैं जिस पर केंद्र भी बना सकता है, राज्य भी, उसको बोलते हैं समवर्ती सूची। सूची मान लीजिए इन सब में लिख दिया, लेकिन कभी कभार ऐसा एक आध विषय आ गया जिसको लिखा ही ना हो, किसी तीनों सूचियों में से ना हो, तो उस पर कानून कौन बनाएगा। तो कहा देखिए, बिल्कुल नहीं चूकना, उस पर कानून कौन बनाएगा, उस पर कानून केंद्र बनाएगा। यानी अवशिष्ट शक्तियां किसमें है, केंद्र में है। यानी ऐसा कोई भी विषय आ जाए जो इन तीनों सूची में न दिया गया हो, उस पर कानून बनाएगा केंद्र। अब केंद्र राज्य की भी शक्तियों का बंटवारा बताया था ना, संघीय शासन व्यवस्था में क्या होता है, संविधान द्वारा केंद्र और राज्यों की भी शक्तियों को बांटा जाता है। ये जो बांटने का प्रावधान है, यानी केंद्र के पास देखना ज्यादा विषय हैं, ज्यादा शक्तियां हैं, ज्यादा महत्वपूर्ण शक्तियां हैं। राज्यों के पास विषय भी कम है, कम महत्वपूर्ण शक्तियां हैं। जबकि समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन केंद्र कानून अगर बना देगा तब फिर वही लागू होगा राज्यों में। एक और बात, जो विषय किसी में नहीं है वो किसके पास है, केंद्र के पास। तो हर स्थिति में कौन मजबूत है, केंद्र। तो ये व्यवस्था कहाँ से ली गई, इस तरह का बंटवारा कनाडा के संविधान से। देखिए, एक पार्ट बहुत बड़ा हो रहा है, अभी बहुत से देशों के बारे में बचा हुआ है, लेकिन मुख्य रूप से 3 देश जो थे ये बेहद महत्वपूर्ण थे, क्योंकि क्वेश्चन अधिकतर इन्हीं से आते हैं। तो इसलिए ये 3 हो चुके हैं, इसलिए पार्ट 1 का मतलब है, अगर इस वीडियो को हम पार्ट 1 नाम देंगे। अब उम्मीद करते हैं कि ये सब प्रावधान आपको समझ में आ गए होंगे। पार्ट 2 में जो शेष बचे हैं उनको बताया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।